ओके। अब बच्चा लोग देखिए, कल हमने देखा था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बन रही है वो कितनी दूरी पे बन रही है, दो ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो डार्क के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड किसी ब्राइट या किसी डार्क की विड्थ कितनी है। ये सारी कहानी हमने कल देखी थी। अब आज हम ये देखेंगे मेनली कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टोटल डार्क फ्रिंजेस कितने बन रहे हैं और टोटल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कितने बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। मान लो कि यहां पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है और इस पॉइंट पे इसको हम चले P Q R S, यहां पे हम बोल देते हैं फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सिमिलरली सेकंड डार्क। अब बेटा इस समय थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। पहले फर्स्ट डार्क के समय बेटा पाथ लेंथ क्या होता था, लैम्बडा, लैम्बडा बाय 2। इस समय 3 लैम्बडा बाय 2। इस समय लैम्बडा, सिंपल लैम्बडा। क्लियर? अच्छा, यहां पे हमने स्लिट ली हुई थी, अब अच्छा लोग आपको याद हो तो यहाँ के लिए सॉरी हाँ मैंने सेंटर ब्राइट लिखा था, सॉरी। एक इधर एक इधर, ये यहाँ के लिए पार्ट डिफरेंस 0 आता था, ये S1 ये S2। ओके। अब अच्छा लोग एक बात बताओ, देखो हम अगर आपको याद हो तो ये फर्स्ट डार्क या फर्स्ट ब्राइट कुछ भी बोल लो, ये एंगल हम थीटा लेते थे। वैसे ही अगर मैं वहां जाऊंगा तो थीटा बढ़ जाएगा। हम क्या करते थे, हर एक पॉइंट के लिए ऐसा डायग्राम बनाते थे, सेंटर से एक लाइन लेते थे और दोनों सेंटर के बीच में एंगल थीटा लेते थे। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा। इमेजिन करो मेरे पास इनफाइनाइट स्क्रीन पड़ी है, लाइट तो भाई हर जगह जा रही है, लाइट तो हर जगह जाएगी, तो सीधी सी बात है। इनफाइनाइट स्क्रीन है तो बड़ा जो मैक्सिमम हाइट पे जो फ्रिंज होगी, फिलहाल हम बात करते हैं फिलहाल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और ये होगा वन साइड, एक साइड की बात कर रहे हैं, फिर डबल साइड देख लेंगे। अच्छा, अब ये एंगल थीटा 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 थीटा, एक समय ऐसा आएगा जब इंफिनिटी के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, कुछ याद है? हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर पढ़ी थी। उस समय भी हमने ये चीज़ की थी कि ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, इट मीन्स 90 डिग्री। तो बेटा एक चीज़ फिक्स है कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं होगा, बिकॉज बेटा 90 डिग्री मतलब इधर, क्या इधर कोई फ्रिंज बनेगी? नहीं। हम सॉल्व पहले करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 लेके, बट एक्चुअली थीटा 90 पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप खुद सोचो, लाइट एक बार ऐसे जा सकती है ऐसे जा सकती है, क्या 90 डिग्री पे लाइट जाएगी? पॉसिबल ही नहीं। लाइट बड़ा ऐसे कैसे जाएगी? लाइट ऐसे थोड़ा तो तिरछा जाएगी जाएगी। इसलिए हम यहां पे बोलते हैं फॉर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज थीटा कैन नेवर ग्रेटर और इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 से इक्वल या 90 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब बेटा कल हमने एक फॉर्मूला देखी थी, साइन थीटा इज इक्वल टू, याद है कुछ ऐसा? हमने यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाया था, ये डेल्टा एक्स लिया था, फिर ये भी थीटा लिया था, ये स्मॉल डी लिया था। सो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी आया था, याद है? ओके। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि थीटा 90 से बड़ा नहीं हो सकता, चलो मान लेते कि वो 90 है।
let theta is equal to 90, therefore sin 90 is equal to 1. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा x बाई डी इज इक्वल टू 1? यस और नो? अच्छा, अब डेल्टा x की वैल्यू क्या आती थी? हम तो इसकी वैल्यू पुट अप करते ना ब्राइट के लिए डेल्टा x n लैम्बडा। तो क्या मैं डेल्टा x के बदले ये चीज लिख सकता हूं? है ना बेटा, ब्राइट के लिए क्या आता था? n लैम्बडा। ओके, n मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ फ्रिंज। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, देखो आपके क्लास में अगर मुझे पता करना हो टोटल कितने बच्चे हैं 10 सेकंड के अंदर, क्या करना चाहिए मुझे? बड़ा मैं काउंटिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपके क्लास में आऊंगा, मैं पूछूंगा लास्ट रोल नंबर किसका है, एक बच्चा बोलेगा मेरा, मैं पूछूंगा कितना? 60 बच्चे। क्यों काउंट करूं मैं? कितने बच्चे प्रेजेंट है वो नहीं बात नहीं कर रहा हूं, टोटल कितने बच्चे हैं इस क्लास में उसकी बात कर रहा हूं। सिमिलरली मैं काउंट करने क्यों बैठूं? मैं पूछ लूंगा ए भाई लास्ट कौन है, वो बोलेगा मैं हूं, बता तेरा नंबर बता। समझ आ रहा है? सो एक्चुअली हमें और कुछ नहीं करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? बिकॉज ये मैक्सिमम 90 हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। एक्चुअली वो नहीं होगा, प्रैक्टिकली वो नहीं होगा, बता रहा हूं उस बारे में भी। सो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? d बाय लैम्बडा, यानी मैक्सिमम फ्रिंज इतनी होगी एक साइड पे, मैक्सिमम फ्रिंज इतनी होगी एक साइड पे। अब डबल साइड, बेटा ये तो वन साइड के लिए था ना, ये तो वन साइड के लिए था, इतनी ही फ्रिंज नीचे भी होगी। सो फॉर बोथ द साइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा? 2 लैम्बडा बाई डी, इसका डबल, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, सो डबल। एंड +1, क्यों +1? सेंट्रल ब्राइट भी तो अपने आप में ब्राइट है ना। सो सेंट्रल ब्राइट से 10 ऊपर 10 नीचे, 10 10 20 और ये खुद एक 21, ठीक है। सो ये आएगी आपकी फॉर्मूला। अब बच्चा लोग एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन करते समय कई बार ये पॉइंट में आंसर आता है 3.8 3.3, तो उस समय इसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है। 3.8 को 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 3.3 को 3 ही लेंगे। इंटीजर वैल्यू हमेशा याद रखना, इसकी इंटीजर वैल्यू आपको लेनी है। क्लियर? ओके बच्चा लोग देखो, प्रैक्टिकली ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। हमने क्या देखा था कि थीटा 90 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा भी, सॉरी नॉट दिस साइड, दिस साइड, ये अगर इससे बड़ा नहीं पॉसिबल तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। एंड उस समय सारा केस यही बनता जाएगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब n की जो वैल्यू है बेटा इससे बड़ी नहीं होगी। देखो हम कह रहे हैं मैक्सिमम इससे बड़ी नहीं होगी, ये हो सकती है, इससे बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इट विल नॉट इंक्रीज दिस वैल्यू बट इट कैन बी इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसलिए तो हमने यहाँ पे पॉइंट का जब बात की तो हमने इंटीजर ले लिया। हम इंटीजर क्यों ले रहे बेटा? बिकॉज इससे छोटी ही होगी। अब 3.9 से छोटा तो 3 होगा। देखो बेटा फ्रिंजेस तो क्या है? पैटर्न है, लाइन है। अब वो लाइन बनेगी तो एक पूरी बनेगी वरना नहीं बनेगी। ऐसा है कि 3 लाइन पूरी बनी और एक आधी बनी, ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं हो सकता। तो साइन मतलब थीटा के बदले हमने 90 रखा, लेकिन अब अगर थीटा 90 से कम होगा तो इसकी जो भी वैल्यू होगी 1 से कम होगी। तो हम एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं, बाकी साइन 90 नहीं होगा बट हमने फिर भी 90 लेके चल रहे हैं कि अगर 90 रखें तो उसकी वैल्यू, चलो थीटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होगा। ओके बस सब में वो सिंबल लगाते जाओ एंड फाइनली ये आ जाएगा। ओके अब बेटा सेम कहानी हम देख लेते हैं डार्क फ्रिंज के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस सेम
बेटा साइन थीटा तो यही रहेगा, उसकी वैल्यू तो बदलने वाली है नहीं, थीटा भी नॉट ग्रेटर देन 90, ये भी नॉट ग्रेटर देन 1, सब कुछ वही रहेगा। साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख देता हूँ, डेल्टा एक्स बाई डी इज नॉट ग्रेटर देन 1। अच्छा डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा पाथ लेंथ फॉर डार्क फ्रिंजेस, पाथ लेंथ फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो मेरे ख्याल से वो हम कुछ ऐसे लिखते थे, एम आई राइट, इज नॉट ग्रेटर देन 1। जिनको ये चीज नहीं समझ आ रही हो ना, वो इसको इक्वल टू 1 मान के चले, सॉल्व करें इक्वल टू 1 मान के, मतलब जैसे हम इक्वल लेके सॉल्व करते हैं ना, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 2n माइनस 1, पहले उसको वहाँ भेजते हैं, 2d बाय लैम्बडा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, फिर 1 को वहाँ भेजते हैं, 2n इज नॉट ग्रेटर देन 2d बाय लैम्बडा प्लस 1, ये 2 को यहाँ पे डिवाइड में भेजते हैं, n इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन 2d बाय लैम्बडा प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब क्या करें बेटा, 2 को ना दोनों के नीचे अलग अलग ले लेते हैं, बंटवारा करते हैं, बंटवारा, 2d बाय 2 लैम्बडा प्लस 1 बाय 2। समझ आया मैंने क्या किया, ये 2 को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग कर दिया। सो यहाँ से ये गया, क्या बचा, n इज इक्वल टू d बाय लैम्बडा प्लस 1 बाय 2। क्लियर। अब ये जो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस आई बेटा, ये वन साइड में आई है, ऐसी नीचे भी आएगी। सो टोटल डार्क फ्रिंजेस कितनी आ जाएगी बेटा, 2 इंटू डी बाय लैम्बडा प्लस 1 बाय 2। 2 को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, 2d बाय लैम्बडा प्लस 1 ये तो वही आ गई पहले जैसा है नहीं, क्लियर हुआ। ओके बच्चा लोग, तो चलिए आज का हम आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। किस समय पे कैसे शेप के फ्रिंज मिलेंगे वो हमें देखना है। फर्स्ट, जैसे कि हमने यंग्स डबल स्लिट में देखा था बेटा, अगर स्लिट जो है वो रेक्टेंगुलर है, स्लिट कैसे हैं, स्लिट्स आर रेक्टेंगुलर, तो बेटा उस समय जो फ्रिंजेस हमको एक्चुअली मिलने वाले हैं वो हमें मिलने वाले हैं स्ट्रेट फ्रिंज, यानी कि ये इस टाइप के। ओके, कैसी फ्रिंजेस, स्ट्रेट फ्रिंजेस। अगर मान लो कि मैं इसको लेके ही घुमा दूं, मतलब स्लिट अभी स्लिट कैसी है, अभी स्लिट ऐसी है, ये ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे रेक्टेंगल है, उसके बीच में होल है। अगर इसी स्लिट को मैं ऐसे कर दूं तो ये जो फ्रिंज है ये भी ऐसे हो जाएगी, गेटिंग। तो खाली आपको डायरेक्शन चेंज करना है। 2 बेटा, अगर इन स्लिट्स को मैं पॉइंट जैसा ले लूं, पॉइंट जैसा, रेक्टेंगुलर नहीं, एक छोटा सा होल कर देता हूं सर्कल का, स्लिट्स आर पॉइंट साइज, तो उस समय क्या होगा, डायरेक्टली स्क्रीन पे जो फ्रिंज बनेगी वही शो कर रहा हूं। फ्रिंज है ना, ऐसी कुछ गोल बनेगी, कर्व्ड, थोड़ी सी कर्व्ड, बीच में आते आते स्ट्रेट, फिर यहां से वापस थोड़ी सी कर्व्ड। जैसे वो सेंट्रल ब्राइट से आगे जाते जाएंगे ये फ्रिंज धीमे धीमे घूमती जाएगी, थोड़ी कर्व्ड होती जाएगी, और इसका कर्व पार्ट धीमे धीमे बढ़ता जाएगा जैसे ये सेंटर ब्राइट से दूर जाते जाएंगे। क्लियर, बहुत आसान था। एंड अगर मान लो कि मैं कोई 2 सोर्सेस को कुछ डिस्टेंस पे लेता हूं, इतना डिस्टेंस पे कि उनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल हो, ऑलमोस्ट वेवलेंथ के इक्वल हो, ये S1 ले लिया, ये S2 ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले स्लिट हॉरिजॉन्टल थे, अब पहले वर्टिकल थे, अब हॉरिजॉन्टल हो गए। तो इस समय
इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन मिलने वाली है, दैट इज सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसे कि बीच में वाइट, फिर डार्क की एक पट्टी, फिर ब्राइट की एक पट्टी, यानी फिर से वाइट और यहाँ पे फिर से एक और डार्क, इस टाइप की पट्टी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है बेटा, मैंने इसको लैम्बडा दूरी पे रखा है, यानी वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, तो मुझे सेंटर पे ब्राइट मिल रही है। अगर मैं इसको लैम्बडा बाय 2 कर दूं तो ये सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, मतलब डार्क अंदर आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ डार्क होगा, ये ब्राइट होगा, फिर ये डार्क होगा एंड फिर ये ब्राइट होगा। ठीक है, हमें इन सब के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, खाली इतना ध्यान रखना कि जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना वो वाली पहले फ्रिंज मिलेगी। यानी अगर लैम्बडा है तो बेटा लैम्बडा ब्राइट के लिए होती है ना, पाथ लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। सो लैम्बडा लेने पे मुझे सबसे अंदर वाइट मिलेगा, लेकिन अगर मैं लैम्बडा बाय 2 लेता हूं तो सबसे अंदर मुझे ब्लैक मिलेगा, सबसे अंदर ब्लैक। अगर लैम्बडा बाय 2 लेंगे तो फिर ब्राइट, फिर डार्क। अब इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं देखने हैं कि कितनी इसकी विड्थ होगी, कितना रेडियस होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं देखना है, बस खाली इतनी हमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके बच्चा लोग, तो इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं एंड अगली बार थोड़ा सा और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड डिफ्रैक्शन पार्ट फाइनली शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।